हेलो एवरीवन, आज डेट है 6 नवंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल फाइजर वैक्सीन को लेकर के। फाइजर कंपनी ने अपनी तरफ से कोविड-19 पिल बनाई है, जिन्होंने ये भी गारंटी दी है कि एक तरीके से जो हॉस्पिटलाइजेशन और जो डेथ रेट है उसमें 90% तक ये कम करने की कोशिश करेगी। यूके ऐसा पहला कंट्री बन गया है जिन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है स्टबल बर्निंग को लेकर के। एक रिसर्च सामने आया है और इसमें ये माना गया है कि स्टबल बर्निंग की वजह से जो हमारे हेल्थ इश्यूज हैं वो और ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। ये जो स्टडी हुई, ये जो रिसर्च हुआ, उसमें एक लॉन्ग प्रोसीजर लगा है। ऐसे नहीं है कि 5 दिन स्टडी की और उसका रिजल्ट रख दिया। काफ़ी लंबे समय से इसमें स्टडी की जा रही थी और ये माना जा रहा था कि वो पीक टाइम जब स्टबल बर्निंग ज़्यादा होती है उसके बाद में लोगों की हेल्थ के ऊपर, लंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इसको अलग अलग फेजेज में सामने आया है ये रिसर्च। और इसमें माना गया है कि जो हमारी लंग हेल्थ है उसको बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है स्टबल बर्निंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो दिल्ली में पोल्यूशन को से रिलेटेड है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि दीपावली के बाद में दिल्ली की जो आबो हवा है, एयर क्वालिटी है, वो 5 साल में सबसे ज़्यादा लो देखने को मिली। हम बहुत लंबे समय से बोल रहे थे कि जो दिल्ली सरकार है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी कि हमारे यहाँ पर स्टबल बर्निंग ना हो, जो भी फायर क्रैकर्स है उनका यूज़ ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी तरफ से आदेश दिया था, ऑर्डर दिया था, लेकिन भाई कितना ही बोल लो, जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो बिल्कुल नहीं मानने वाले। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या अवेयरनेस होती है, क्या एनवायरनमेंट होता है, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज होता है, किस तरीके से इफ़ेक्ट होता है, किस तरीके से जो डिजीज़ हैं वो एक दूसरे का पोस्ट इफेक्ट होती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कोई चीज़ गड़बड़ होती है उसी का पोस्ट इफेक्ट देखने को मिलता है। बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने दिल खोल खोल के पटाखे फोड़े हैं और उसी के नतीजा ये रहा है कि दिल्ली की जो आबो हवा है, जो एयर क्वालिटी है, वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई है। एनसीआर रीजन में बहुत सारी जो सिटीज़ हैं वहाँ पर पॉल्यूशन लेवल सीवियर कंडीशन तक पहुँच गया है। सफ़र जो हमारा इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से सफ़र क्या है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। इसमें इस तरीके से ये देखो, इसका इंडेक्स है और इसमें यहाँ पर एयर जो है उसकी क्वालिटी जांची जाती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कलर दे रखा है और ये बता रखा है कि किस तरीके से अगर पोल्यूशन लेवल बढ़ता जाता है तो जो एयर की कंडीशन है वो किस तरीके से ख़राब होती जाती है और जो हेल्थ है वो मेजर इशू सामने आता है। फिर इसी तरीके के स्टडी होते रहेंगे, उसमें पता चलता रहेगा कि भाई मत करो, आपकी जो हेल्थ है वो ख़राब होगी, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानेंगे, फिर भी फायर क्रैकर्स करेंगे, पटाखे फोड़ेंगे और जो हमारी एयर क्वालिटी है उसको गिराएंगे और फिर बाद में क्लाइमेट चेंज के ऊपर इशू क्रिएट करेंगे। वही लोग सामने आके प्रोटेस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ने ऐसे नहीं किया, गवर्नमेंट ने वैसे नहीं किया। अगर हम गवर्नमेंट की दी हुई गाइडलाइंस को रियली में फॉलो करें, हमारी जो पॉपुलेशन है हर कोई में अवेयरनेस हो, फॉलो किया जाए और फॉलो करने के दौरान ये माना जाए कि जो गवर्नमेंट है वो हमारी हेल्प के लिए है, गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसमें हमारा कुछ भला होने वाला है। लोगों को ये लगता है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेकर के आए, नहीं है ना, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का कुछ भला होगा, हमारा कुछ इसमें अच्छा नहीं होने वाला है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है उत्तराखंड से रिलेटेड। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर आदि शंकर जो स्टेचू है उसकी इनॉग्रेशन किया। इसके अलावा उन्होंने माना कि ये जो एरिया उत्तराखंड जो है वो एक मेजर टूरिस्ट प्लेस था। बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते थे, लेकिन 2013 में हमने यहाँ पर बाढ़ की स्थिति देखी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये जो एरिया है वो डिग्रेड हो गया है। उसी को लेकर के पीएम ने बोला कि दोबारा से इसको इस तरीके से डेवलप किया जाएगा कि लोग ये बोलेंगे कि पहले से भी ज़्यादा मोर स्ट्रेंथ के साथ में इसको डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कौन कौन से एरिया में, अगर हम देखें कि होलिस्टिक जो साइट है उनको डेवलप करने की सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोशिश की है, तो इसमें अयोध्या वाला जो रीजन है वो मान लीजिए आप। उत्तराखंड में जो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है वहाँ पर रोप वे बनाया जा रहा है ताकि इजीली यहाँ तक एक्सेस हो सके। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर एडिबल ऑयल को लेकर के किस तरीके से उसके प्राइजेस को रेगुलेट करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर जो ड्यूटी लगाई जाती है
उसको कट करने की कोशिश की है और यहाँ पर जो हमारे स्टॉक्स थे वो काफ़ी लिमिट से ज़्यादा थे, जिसकी वजह से हम रेगुलेट कर पा रहे हैं। अगर कंपैरिजन करें इंटरनेशनल मार्केट में प्राइजेस जो हैं उनसे, तो हमारे इंडिया में एडिबल ऑयल के जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी रेगुलेट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसी आर्टिकल में बताया गया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। कोविड-19 में जो लोग थे, पॉपुलेशन थी हमारे इंडिया की, उसको रिलीफ देने के लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था मार्च 2020 में। और अब ये बोला जा रहा है कि 30 नवंबर के बाद में इस स्कीम को रेगुलेट नहीं किया जाएगा, मतलब इसको बंद कर दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत ये कोशिश की जा रही थी कि कोविड-19 से लोगों में जो एम्प्लॉयमेंट एक मेजर प्रॉब्लम सामने आई थी, उसको सॉल्व करने के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 80 करोड़ बेनिफिशियरीज को एक महीने के हिसाब से 5 किलो फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवाया जा रहा था। तो अब इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, पहले इसको 2 बार एक्सटेंड किया गया था, अब इसको आगे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 2 से। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो यमुना रिवर को लेकर के है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि किस तरीके से स्टेप उठाए जाएंगे यमुना को क्लीन करने के लिए। यमुना सभी को पता है कि गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है और आगे जाकर के गंगा में मिक्स हो जाती है, मतलब यहाँ पर जो पोल्यूशन लेवल है वो एक तरीके से गंगा रिवर को भी इफेक्ट करने का वर्क करता है। इस आर्टिकल में बोला गया है कि यमुना रिवर जैसे ही दिल्ली में एंटर होती है वहीं से ही यहाँ पर पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसका मेजर रीज़न ये है कि जो सीवेज है, इंडस्ट्रियल जो भी वेस्टेज है, उससे रिलेटेड 22 ड्रेन्स ऐसे हैं जिनको डायरेक्टली इसमें डंपिंग किया जाता है। तो उन ड्रेन्स के ऊपर और ज़्यादा जो भी सिक्योरिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज की जाएगी, ताकि यहाँ से जो भी मतलब ट्रीटमेंट के थ्रू जो भी इसमें एक्सट्रैक्ट जो है, जो भी वेस्टेज जो है, उसको अगर डंप किया जाए तो उसको पहले ट्रीटमेंट किया जाए उस वेस्टेज का, और उसके बाद में जो भी वेस्टेज में जो भी गलत है उन सबको निकाला जाए और यहाँ पर मोर क्लीन ट्रीटमेंट के बाद में मोर क्लीन वेस्टेज को इसमें डंप किया जाए। यही मेजर रीज़न है यमुना के पोल्यूटेड होने का। और अगर इसके ऊपर बेस्ट तरीके से वर्क किया जाता है तो हमारी जो रिवर्स हैं उनको हम फिर से रिवाइवल रिजुनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल पेज से है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कोवैक्सीन को लेकर के है। कोवैक्सीन को लेकर के हमें पता है कि ICMR ने और भारत बायोटेक ने इसको बनाया था। WHO ने अब इसको एक तरीके से ग्रांटेड देती है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की। ओके, इमरजेंसी यूज लिस्टिंग टू कोवैक्सीन, इसकी ग्रांटिंग दे दी है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। देखो, WHO का ये टारगेट है कि इस साल के अंत तक, मतलब 2021 के लास्ट तक, हम सभी कंट्रीज़ की 40% जो पॉपुलेशन है, मतलब ग्लोबली लेवल पर 40% जो पॉपुलेशन है उसको कम से कम एक डोज तो दे दी जाए। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें अदर एरिया में, पूरे वर्ल्ड में, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनमें तो सिर्फ और सिर्फ 1% जो लोग हैं उन्हीं को ही वैक्सीन अभी तक मिल पाई है। 70 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर पॉपुलेशन का 10% जो पॉपुलेशन है वो ही वैक्सीनेट हो पाई है, और 30 कंट्रीज जिसमें अफ्रीका की भी कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया है उनमें 2% से भी कम जो पॉपुलेशन है उनको वैक्सीनेशन मिल पाई है। लैटिन अमेरिका की अगर हम बात करें तो 4 में से, पूरी पॉपुलेशन में से 4 में से जो 1% है उसी को ही वैक्सीन डोज अवेलेबल हो पाई है। ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में ये रिसर्च पब्लिश हुआ था और इसमें ये जो भी एक तरीके से रिसर्च किया गया उसके रिजल्ट है और यहाँ पर इस जर्नल में इसको पब्लिश किया गया था। देखो, कोवैक्सीन ये है एक इंडिजिनस इनएक्टिवेटेड, कोवैक्सीन जो वैक्सीन है इज एन इंडिजिनस इनएक्टिवेटेड होल वायरन वैक्सीन virion vaccine that has been developed based on well established protocols. This has meant that it was put on the regulatory speed belt as nearly every stage, the most significant being its emergency approval by India's drug regulators without any published phase 3 efficacy data. ओके, हमारे यहाँ पर कोई इसके फेज 3 के एफिकेसी डाटा पब्लिश नहीं हुए थे, फिर भी इंडिया ने इसको अप्रूवल दे दिया था क्योंकि इसके जो रिजल्ट आ रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आ रहे थे। हमारे यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली लेवल पर अगर हम देखें तो जो एक तरीके से जो कोवैक्स इनिशिएटिव है,
इसमें यही तो कोशिश की जा रही है ना कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर अपने वैक्सीन बनाए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, पैसा इन्वेस्ट करें और फिर वैक्सीन को डेवलप करके जो गरीब कंट्रीज़ हैं, लो इनकम कंट्रीज़ हैं, उनको प्रोवाइड किया जाए ताकि वहाँ पर इजीली इसका यूज किया जा सके। ओके, तो ये WHO का जो टारगेट है उसी को अचीव करने के लिए जो अदर वैक्सीन है अदर कंट्रीज़ की, उन सभी को अप्रूवल दिया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्लाइमेट चेंज को लेकर के। ग्लासगो में मीटिंग चल रही है, 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक ये मीटिंग चलेगी। COP26 के नाम से इसको जाना जा रहा है और यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, दोनों ने पार्टिसिपेशन किया। प्राइम मिनिस्टर ने 1 नवंबर को ही यहाँ पर अनाउंस किया और पंचामृत सॉल्यूशन जो है उसके ऊपर फोकस करने की बात बोली। उन्होंने बोला कि कार्बन इंटेंसिटी रिड्यूस 1 बिलियन टन्स ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 2030। 2030 तक हम 1 बिलियन टन्स को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है उसको 50% तक इंक्रीज कर देंगे 2030 तक। ग्लासगो में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें इस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया कि 2015 का जो पेरिस अकॉर्ड था उसमें क्या क्या रिजल्ट आए थे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, कि उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, कागजों में जो बात होती है उसके ऊपर नहीं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और इस अकॉर्ड में जो भी रूल्स सेट किए गए थे उन सभी के ऊपर वर्क करने की आवश्यकता है। ओके, अब यहाँ पर जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिस्टर भूपेंद्र यादव, उन्होंने बोला कि $100 बिलियन का एक तरीके से सपोर्ट दिया जाए, कोशिश की जाए। मतलब जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो डेवलपिंग जो वर्ल्ड है उसको हेल्प दे, पैसा दे, टेक्नोलॉजी दे, तभी जाकर के वो जो एरिया है, वो जो कंट्रीज़ हैं वो अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। ओके, इसके अलावा उन्होंने बोला कि हमारे जो भी सॉल्यूशन है वो नेचर बेस्ड होने चाहिए। हम कोई भी इस तरीके का अल्टरनेट ना ढूंढे जिसकी वजह से हमारे क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होना पड़े। एनर्जी पाथवे बनाए, नए नए एनर्जी के तरीके हम ढूंढें जिससे प्रेजेंट टाइम में जो हम देख रहे हैं उसका अल्टरनेट हमें कुछ रिसर्च मिले जिसकी वजह से एमिशन कम हो और हमारे यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी प्रेजेंट टाइम में जो हम एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि कोल से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है उसका अल्टरनेट ढूंढे और उसको रिप्लेस किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से एमिशन भी बहुत ज़्यादा होता है और जो हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज हैं उनकी संख्या भी काफ़ी कम होती जा रही है। अब इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया कैसे कैसे अपनी कोशिश कर सकता है, इंडिया कैसे क्या करना चाहिए, और ये प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल सही टाइम है कि इंडिया अपनी तरफ से भी कोशिश करे। इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि हर कंट्री को अपने खुद के लेवल पर अपने टारगेट बनाने होंगे और उन टारगेट को अचीव भी करना होगा, तभी जाकर के क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इंडिया क्या करे, सबसे पहले तो इंडिया में जो एक्ट है, जैसे कि हमारे यहाँ पर एनवायरमेंट एक्ट है 1986, एयर एक्ट है 1981, वाटर एक्ट है 1974, इनको चेंज करने की आवश्यकता है। प्रेजेंट टाइम की जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम इनको चेंज करें। देखो वैसे तो ये बोला जा रहा है कि देखो क्लाइमेट इज नॉट एग्जैक्टली वाटर एंड और एयर। अब ऐसे तो नहीं मिल सकते कि वाटर एक्ट को चेंज कर दो, एयर एक्ट को चेंज कर दो, लेकिन ये चीज़ें इफेक्ट डालती हैं। प्रेजेंट टाइम में जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग इनमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन की इसमें बात की जानी चाहिए। ओके, अब जैसे अगर हम देखें तो साइक्लोन जो है उसके इम्पैक्ट्स को कौन सा लॉ कवर करता है। ओके, क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को, फ्यूचर में क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए कौन सा लॉ एक्ट करेगा, ये सारी जो चीज़ें हैं और इसके अलावा क्लाइमेट वायलेशन के अकॉर्डिंग अगर उसको हमें टैकल करना है तो कौन से लॉ के अकॉर्डिंग हम उसको टैकल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि जो एक्ट है उसका क्लोज 24 effect of other laws state that if an offense is committed under the Environment Act or any other law, the person will be punished under the other law. For example, Code of Criminal Procedure. This makes the EPA subordinate to every other law. मतलब ऐसा नहीं है, जिस लॉ में जो लॉ बनाया जाए उसी में वायलेशन के अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट है वो भी डिसाइड किया जाए। ऐसा नहीं है कि पनिशमेंट किसी और प्रोसीजर के तहत मिल रहा है और जो वर्क है वो किसी और लॉ के अंडर किया जा रहा है। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि हमारे जो एक्ट है उनको चेंज करने की आवश्यकता है। दूसरी बात यहाँ पर ये बोली गई है कि हमारे जो टारगेट्स हैं वो यूनिक तो हैं, उनके अकॉर्डिंग बस हमें वर्क करना है, उन सभी को एस्टेब्लिश करना है और अगर ऐसा हमने कर लिया तो रियली में जो इंडिया है वो एक तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर लेगा। लेकिन
हम जो कोशिश कर रहे हैं कि हम सोलर एनर्जी को इंस्टॉल कर रहे हैं, हमारे जो यहाँ पे पावर ग्रिड है उसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से स्पेशली अगर हम डेजर्ट एरिया में देखें, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो हैं वहाँ पर एंडेंजर्ड स्पीसीज बन गए हैं, उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं और उनमें कोलिजन देखने को मिलता है वायर्स के साथ में, जिसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा डेथ हो जाती है। तो हम एक तरीके से अपने आप को डेवलप तो करें, लेकिन हमारे यहाँ पर जो अदर स्पीसीज हैं उनके ऊपर भी उसका इफेक्ट ना हो, ये भी हमें देखना जरूरी है। हमें यहाँ पर एक कमीशन बनाने की ज़रूरत है। वो जो कमीशन है वो सेटअप करेगा कि किस तरीके से कमीशन ऑन क्लाइमेट चेंज सेटअप करे, अथॉरिटी डायरेक्शन दी जाए टू इशू डायरेक्शन एंड ओवरसी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑन क्लाइमेट के ऊपर जो भी प्लान बनाए जाए, प्रोग्राम बनाए जाए, उन सब को एक तरीके से डायरेक्शन देने की ये जो कमीशन है वो कोशिश करे। इस कमीशन के पास में क्वासी जुडिशियल पावर होनी चाहिए, मतलब सिविल कोर्ट की भी इसके पास में पावर हो, ताकि अगर कुछ वायलेशन होता है तो ये उसमें रिजल्ट भी दे सके, पनिशमेंट भी दे सके। नेक्स्ट आगे इसमें बताया गया है कि कार्बन फुटप्रिंट जो होता है उसको ट्रेस करने की आवश्यकता है। अभी हमारे यहाँ पर क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, मतलब हमारे यहाँ पर ओवरऑल कार्बन एफिशिएंसी को देखने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक्स से, अभी हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स हैं उनकी एफिशिएंसी को देखने के लिए तो प्रोसीजर है, लेकिन ओवरऑल हर जगह पर कितना कार्बन का एमिशन हो रहा है उसके फुटप्रिंट को नापने के लिए, मेजरमेंट के लिए हर जगह अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि यहाँ से इतना एमिशन हो रहा है, इस चीज़ से इतना एमिशन हो रहा है और किस तरीके से हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, मतलब कुछ भी हो गया और किसी के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसने उसके ऊपर डाल दिया, उस डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन की बात होनी चाहिए और ये मानना चाहिए डिपार्टमेंट को ये जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है और ये अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करनी होगी। हर कोई ऐसे लेता नहीं है अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने की ज़रूरत है, हर कोई अपने यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी ले। अगर प्रॉब्लम हुई है, जैसे उत्तराखंड में हमें बहुत ज़्यादा फ्लड देखने को मिली, तो उसके बाद में वहाँ पर ये माना जाना चाहिए कि हमने वहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज किया है, जो भी हमारा हिमालयन रीजन है उसको डैमेज किया है और उसी का रिजल्ट रहा है कि इस तरीके के क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हमें यहाँ पर ऐसा देखने को पड़ रहा है। वहाँ पर बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर इस तरीके से वर्क हो कि उसके जो रिजल्ट है वो फ्लड के रूप में सामने ना आए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 8 से। यहाँ पर जो पंजाब की पॉलिटिक्स है उसके बारे में बताया गया है। भाई सिद्धू ने फिर से बोलिया है रेजिग्नेशन दे देंगे, रेजिग्नेशन कब नहीं देंगे, कंडीशन रख दी कि आपके यहाँ पर जो एडवोकेट जनरल है उसको रिमूव कर दो, कंडीशन के साथ में बोल रहे हैं, नहीं तो बोल दे देंगे, बोले रेजिग्नेशन। तो एडवोकेट जनरल जो टर्म है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। भाई इस टर्म के बारे में सारे बेसिक फैक्ट नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो कि किसको अपॉइंट किया जा सकता है, टर्म क्या होता है, कौन अपॉइंट करता है, किसको अपना जो भी ये रिमूवल प्रोसीजर इसका क्या है, वो सब कुछ आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे। पता होना चाहिए इस टर्म के बारे में आप सबको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है टी कम्युनिटी जो है उसको लेकर के। टी ट्राइब्स है असम वाले रीजन में, सभी को पता है कि टी कहाँ पर उगाई जाती है, जहाँ पर भाई हैवी रेन हो, लेकिन हैवी रेन के साथ में स्लोपिंग एरिया हो, जो वो रेन जो है वो टी ट्री जो होते हैं उनकी रूट्स में नहीं जमनी चाहिए, मतलब स्टेगनेंट नहीं होनी चाहिए रेन वाटर, रेगुलर रेन होनी चाहिए, लेकिन जो रेन है वो स्लोपिंग एरिया में हो, ताकि रेन का जो वाटर है वो ढल करके स्लोप वाले एरिया में नीचे चला जाए और जो पानी है वो इसकी भी अवेलेबिलिटी होती रहो। इसीलिए आसाम वाले रीजन में बहुत ज़्यादा चाय उगाई जाती है। यहाँ पर बहुत सारी टी ट्राइब्स हैं, अब उनके लिए कुछ अच्छा काम किया जा रहा है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र वैली और बराक वैली, आपको ये बताना है कि भाई बराक जो रिवर है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है या नहीं है, और कहाँ से ओरिजिन होता है इसका बराक रिवर का। ओके, अब उसके लिए जो टी ट्राइब्स है उनको दे दी गई है MBBS सीट और BDS सीट में कुछ कोटा उनको अवेलेबल करवाया गया है। मतलब अच्छा इनिशिएटिव है। जो भी हमारे कम्युनिटी में, जो भी हमारी सोसाइटी में बैकवर्ड क्लासेज हैं, मतलब ऐसे हैं कि बैक में रह गई हैं ट्राइब्स, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सभी अपनी तरफ से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 10 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो तो फर्स्ट जो आर्टिकल है वो सेंट्रल सेक्रेटरीट को लेकर के है। हमारे यहाँ पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, हमारा जो पार्लियामेंट है उसको रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। इसमें ये बोला जा रहा है कि इसी
सॉरी इसी महीने जो है कुछ जो पार्ट है हमारे यहाँ पर रेगुलेट होने लग जाएगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये जो आर्टिकल है वो गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव को लेकर के है। यहाँ पर रेगुलर 3rd टाइम ये कॉन्क्लेव हो रही है और इसमें हमारे जो नेवी चीफ हैं, इसके अलावा हेड्स ऑफ मैरीटाइम एजेंसी ऑफ द इंडियन नेवी एंड 12 अदर लिटरल स्टेट ऑफ इंडियन ओशियन रीजन के तटीय एरिया में जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। स्पेशली इंडियन ओशियन रीजन जो है उसकी और ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है वो इंक्रीज होती जा रही है, इसीलिए ये चाहा जा रहा है कि इस एरिया को ओपन एंड फ्री बनाया जाए। ओपन एंड फ्री कब बनाया जाएगा? जब यहाँ पर स्पेशली हमने देखा कि इंडियन ओशियन वाला जो रीजन है जिसमें अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है और यहाँ पर इंडियन ओशियन रीजन के ये हैं लिटरल स्टेट्स, तो इनकी भी अवेलेबिलिटी है। इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इस कॉन्क्लेव में और इसमें डिस्कशन किया कि किस तरीके से इस एरिया को, ये जो इंडियन ओशियन रीजन है, इसको हम फ्री एंड फेयर डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो एक सेकेंड, ये जो गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव है वो इंडियन नेवी का एक आउटरीच इनिशिएटिव है ताकि मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए और उसके तहत में बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो एक जगह बैठ कर के वर्क करें मैरीटाइम थॉट के साथ में और इस एरिया को फ्री एंड फेयर डेवलप करवाने की कोशिश करें। यहाँ पर IIM उदयपुर का एक एग्जाम्पल दिया गया है कि IIM उदयपुर में रूरल कंज्यूमर जो बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक रिसर्च करवाया जा रहा है। इसमें गाँव में किस तरीके से इंटरनेट का एक्सेस हो रहा है, लेकिन लोगों की क्या सोच है, वो किस तरीके की चीज़ें वहाँ पर ख़रीदना चाहते हैं, इसको लेकर के ही चीज़ें जो हैं उनको दिखाई जाए, इसी को लेकर के एक रिसर्च किया जा रहा है। यहाँ पर जीका वायरस को लेकर के बताया गया कि कानपुर में और ज़्यादा केसेज आए हैं जीका वायरस को लेकर के। जीका वायरस जो है एक मॉस्किटो बोर्न वायरस है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके के इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आते रहते हैं न्यूज़पेपर में, वो लेकर के आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जीका वायरस कैसे स्प्रेड होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉरेन पेज से, ग्रेटा थनबर्ग आप सभी जानते हो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और स्वीडन की रहने वाली हैं। ये जो हैं स्कॉटलैंड में ग्लासगो में जो COP26 मीटिंग चल रही है उसको लेकर के प्रोटेस्ट करेंगी। वो चाहती हैं, ग्रेटा थनबर्ग ये बोल रही हैं कि ये जो मीटिंग चल रही है ना, इसमें कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, एक फेलियर है। मतलब ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के बेहतरीन तरीके से कुछ वर्क किया जा रहा हो। यहाँ पर इथियोपिया की नॉलेज है, इथियोपिया के बारे में बताया गया है कि इथियोपिया में क्या हुआ है। यहाँ देखो, ये इथियोपिया है और इस वाले रीजन में 2020 से रेगुलर कन्फ्लिक्ट चल रहा था इथियोपियन गवर्नमेंट और यहाँ पर जो टिग्रे ग्रुप है उसके बीच में। अब ये जो टिग्रे ग्रुप है उसने अदर ग्रुप के साथ में मिलकर के अपनी पावर को इंक्रीज कर लिया है और यहाँ पर इस एरिया को उन्होंने अपने अंडर करने की कोशिश कर लिया। मतलब ये जो एरिया है उन्होंने अपने अंडर कर लिया है। अब उनकी जो कैपिटल है इथियोपिया की अदिस अबाबा, इससे थोड़ी ही दूरी पर ये बचे हुए हैं टिग्रे कम्युनिटी, टिग्रे जो ग्रुप है वो। तो ये लग रहा है इथियोपिया को कि बहुत जल्दी ये यहाँ तक मतलब अपना एनक्रोचमेंट है उसको इंक्रीज करेंगे और इस एरिया को भी अपने अंडर कर लेंगे। इसीलिए जो इथियोपियन गवर्नमेंट है उन्होंने नेशनल स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। जब से जो राइवल हैं, जो विरोधी हैं टिग्रियन फोर्सेज, उन्होंने 2 स्ट्रेटजिक सिटीज़ को अपने अंडर कर लिया है और अदिस अबाबा से कुछ ही दूरी पर वो बचे हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है चाइना और ताइवान के बीच में। ये जो एरिया है ताइवान वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश करता है, लेकिन चाइना बोलता है हमारा पार्ट है। चाइना ने बोला है कि जल्दी हम जो है उसको अपने अंडर करने की कोशिश करेंगे, मतलब हमारा पार्ट है। ऐसे उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला है पर उनके जो स्टेटमेंट है वो यही दिखाते हैं कि ताइवान तो हमारा पार्ट है ना, हम चाहें जब उसको अपने अंडर कर लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर ईरान को लेकर के है। देखो, यूरेनियम का जो एनरिचमेंट जितना ज़्यादा होता है, इसे बोलते हैं 90% से ज़्यादा एनरिचमेंट होता है तो न्यूक्लियर वेपन बनाने के काम आता है। ईरान में 210 किलोग्राम 20% एनरिच्ड यूरेनियम पाया गया, मतलब इतना उनके पास में प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है। 2015 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें यही तो डिसाइड किया गया था ना कि जो ईरान है वो 3.67% से ज़्यादा अपने यहाँ पर यूरेनियम एनरिच नहीं रख सकता है। ओके।